आपको एक ऐसे मंदिर के लिए चलते हैं जहां दिया जा रहा है सुरक्षा का मंत्र। यह मंदिर बन गया है दवाखाना, जहां पर जिंदगी का सुरक्षा कवच तैयार हो रहा है। कैसे मंदिर में संकट हो रहा है दूर और कैसे मिल रहा है सेहत का वरदान, देखिए भक्ति के संग वैक्सीनेशन की जंग, हरदा में अनोखा मिशन वैक्सीनेशन। मंदिर बना दवाखाना, मंदिर में सुरक्षा का मंत्र, ऐसे संकट होगा दूर, शक्ति का मिलेगा वरदान। भक्ति के संग वैक्सीनेशन की जंग। ऐसे ही शुभ काम का हो रहा है श्री गणेश। मंदिर में दिया जा रहा है सुरक्षा का मंत्र, भक्ति के संग वैक्सीनेशन की जंग। ऐसे संकट होगा दूर, शक्ति का मिलेगा वरदान। लीजिए ऊपर वाले का नाम और करिए शुरू ये शुभ काम। आस्था के जरिए वैक्सीनेशन की जंग। अपने आप में ये अनूठी तस्वीर है जो हरदा से आई है। यहाँ मंदिर में बैठे लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मंदिर में देखिए जिंदगी की खुशहाली की कैसे मन्नत मांगी जा रही है। कोविड-19 वैक्सीनेशन का आज शुभारंभ हुआ है और आज 167 के आसपास लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है और काफ़ी लोगों यहाँ संतुष्ट होकर गए हैं। सबसे पहले कार्य यही किया है कि आज वैक्सीन का लगवाकर और जागरूक किया लोगों को भी। मैंने भी वैक्सीन लगाया। लोगों से ये भी अपील करता हूँ कि बिल्कुल आप वैक्सीन लगवाइए, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आती है। मंगल कामना और जिंदगी का सुरक्षा कवच भी तैयार। हरदा का ये प्रसिद्ध गुर्जर बोर्डिंग इलाके का नवदुर्गा बजरंग मंदिर है, जिस मंदिर में रोजाना सैकड़ों की संख्या में भक्तों की आमद होती है। गहरी आस्था है तो इसी आस्था के रास्ते देखिए वैक्सीनेशन कैसे रफ्तार पकड़ रहा है। पहले ही दिन में 168 लोगों ने टीके का डोज लगवाया। प्रशासन की ये अनोखी पहल है। हमारी ऐसी प्लानिंग थी कि हम लोग ऐसी जगह वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाएं जहां पे लोग आ सकें और लोगों का मन भी लगा रहे। तो हमें कुछ हरदा के लोगों से ही, आप लोगों से सुझाव प्राप्त हुए कि हम लोग मंदिर परिसर काफ़ी बड़ा एरिया है वहाँ पे गुर्जर बोर्डिंग में, तो मंदिर परिसर में वैक्सीनेशन सेंटर बनाएंगे तो ज़्यादा लोग भी आएंगे और वहाँ पे व्यवस्था भी अच्छी कर सकते हैं। तो आज हमने उसको पॉइंट आउट करके वहाँ पे सेटअप किया था। वहाँ पे काफ़ी अच्छा वैक्सीनेशन हुआ है और हमने पूरा अपना टारगेट से ज़्यादा हमने वैक्सीन लगाए। कहीं पहले आओ पहले पाओ, वैक्सीन लगवाओ उपहार ले जाओ। हरदा में मिशन वैक्सीनेशन। हरदा में मिशन वैक्सीनेशन में कई समाज सेवी संगठन और समाज आगे आ रहे हैं। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए एक से एक नायाब तरकीब अपनाई जा रही है। अब जरा हरदा शहर की ये दूसरी तस्वीर देखिए। इस सेंटर पर आने के लिए तो लोगों के बीच होड़ लगी कि पहला नंबर हमारा ही आएगा। अब इस टीके की दौड़ में मची होड़ की वजह सुन लीजिए। वो है पहले आओ पहले पाओ, यानी जो पहले आएगा वो गिफ्ट घर ले जाएगा। पता चला कि हमें जो सर्वप्रथम 25 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उनको उपहार मिल रहे हैं, तो मुझे भी यहाँ पे उपहार, मैंने भी वैक्सीन लगवाया है, मुझे भी यहाँ पे उपहार मिला है। आपने अक्सर ऐसे विज्ञापन सुने होंगे जिसमें एक सामान के साथ दूसरा मुफ्त मुफ्त मुफ्त, लेकिन यहाँ उपहार वाला अनोखा ऑफर जिसमें पहले 25 लोग जो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहले आएंगे वही गिफ्ट के हकदार होंगे। तो होड़ मचनी तय थी। नारबदी ब्राह्मण समाज की महिलाओं ने वैक्सीन लगाओ उपहार पाओ की ये स्कीम निकाली। पहले 7 दिन से इस रिटर्न गिफ्ट ने कमाल कर दिखाया है। सुनिए जरा। डेली गिफ्ट के रूप में उसको प्रोत्साहन देने के लिए, टीकाकरण को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम डेली यहाँ पर कुछ न कुछ गिफ्ट 25 जो आते हैं शुरू में उनको हम गिफ्ट प्रेजेंट करते हैं। तो हरदा में वैक्सीन लगवाने वालों की ऐसे की जा रही है हौसला अफजाई। मिशन वैक्सीनेशन की पहल वाकई जरा हटके है, जो कह रही है
टीका है संजीवनी। लगवाया क्या? हरदा से प्रवीण तंवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। न मानेंगे हार, जीत लेंगे हर बाजी। हताशा के घिरे हों बादल, गम की छाई हो धुंध, तो ये धुंध भी छट जाएगी, वो सुबह जरूर आएगी। ऐसे ही मिसाल पेश कर रही हैं ग्वालियर की महिलाओं की वो टोली जो न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी हुई बल्कि अपने परिवार को भी संबल दिया। कह रही हैं, हमारे हाथों में है रोजगार, हम नहीं किसी के मोहताज। आपदा को अवसर में बदला, कोरोना काल में किया करोड़ों का व्यापार। देखिए कोरोना काल में लखपति बनी महिलाएं। कामयाबी का ये शोर सुनिए। ऐसे ही अपनी मेहनत के दम पर लिख रही है नई इबारत। महिलाओं की इस टोली का कमाल देखिए, जिद, जुनून, जज्बा देखिए, जो मिसाल पेश कर रही हैं। खुद अपने पैरों पर खड़ी हुई, कोई अपने घर का सहारा बनी, तो किसी ने परिवार की गाड़ी को पटरी पर ला खड़ा किया। जो हाथ दूसरों के सामने फैलते थे, एक एक पैसे के लिए तरसते थे, वो अब किसी के मोहताज नहीं। आज यही महिलाएं सेल्फ डिपेंड होकर कई लोगों की जिंदगी संवार रही हैं। ये स्वयं सहायता समूह के द्वारा हमने इतने सब काम किए, इतना सब कुछ किया है। लॉकडाउन में हमें मास्क मिले, पीपीई किट मिली बनाने को। हमने मास्क और पीपीई किट बनाते बनाते सर, जब हम घर में इकट्ठे हो गए, जब इतना ढेर बड़ा काम कर रहे हैं, तो जैसे गली में फेरी वाले आते हैं, तो उन्होंने हमारा काम देखा। उन्होंने हमारा काम देखते हुए तो उन्होंने भी हमें ऑर्डर दिया मास्क के लिए। तो सुनाना आपने जया, अनीता, सीमा, शांति की कामयाबी की कहानी। कैसे मास्क इनकी जिंदगी बदल रहा था, कैसे पीपी किट तैयार कर इनकी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आई। उससे हमने कोरोना काल में मास्क, पीपी किट 11,000 मास्क बनाए हमने, और 11,000 के, और पीपी किट बनाई हमने 94,000 की। दरअसल ग्वालियर जिले में 256 ग्राम पंचायत और इनमें लगने वाले 200 गांवों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्व सहायता समूह का गठन किया गया। कोरोना काल में इनके हाथों में रोजगार नहीं था, परिवार भी मुफलिसी के दौर से गुजर रहा था। तब इनके काम का तरीका बदल गया। इनके पसंद के हिसाब से उन्हें काम सिखाया गया। बाकायदा इन महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई। ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी इन महिलाओं को मास्क बनाने का ऑर्डर मिलने लगा। करोड़ों मास्क इनके हाथों से तैयार होकर गए। पीपी किट तैयार किया, स्कूल यूनिफॉर्म बनाने का भी इन्हें ऑर्डर मिला, और देखते ही देखते इनकी जिंदगी बदल गई। हमारी कम से कम 50 दीदियां बराबर खड़ी हैं और बहुत अच्छे से काम करती हैं, और सब संपन्न हो चुके हैं। मतलब खुद महिला हम क्या, हमारी दीदियां 10-10 रुपए मांगने के लिए मोहताज थी सर। वो इतनी बुरी स्थिति थी उनकी। आज क्या है, वो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आज आजीविका की वजह से सभी दीदियां खूब अच्छे से काम कर रही हैं। सिलाई मशीन का ये पहिया चला और इनके हुनर ने इन्हें काबिल बना दिया। समूह ने कोरोना की दोनों लहरों के बीच लगभग 4 करोड़ मास्क का निर्माण किया। इसके अलावा 9,000 पीपीई किट इनके द्वारा तैयार की गई। कोरोना के संक्रमण के इस दौर में इन महिलाओं ने 1,25,000 बच्चों की ड्रेस सिली है। कि मास्क बनाने के बाद फिर मैं पीपीई किट भी मेरे को बनाने के लिए आई, वो भी बनाया मैंने। और फिर इसके बाद में ये स्कूल का यूनिफॉर्म आया, वो भी बनाया। उसके बाद मुझे जो बनाया, और फिर मैं अपना काम भी करती रही, मैंने वो भी नहीं छोड़ा। बच्चों को भी मैं, ये लड़की हमारी पढ़ गई तो बोली मैं पढ़ूंगी मम्मी, मैंने पढ़ लो। पढ़ने के बाद बोली मेरा मन नहीं लग रहा, मैं सिलाई सीखूंगी, तो उसने सिलाई सीख ली मेरे साथ में। उसके बाद मैं ये फैशन डिजाइनर करने लगी। उसके फैशन डिजाइन करके अच्छे से सिलाई करी, तो बोली मम्मी मैं कुछ और करूँगी, तो ये मेरे साथ मेरा हाथ बटाने लगी। इस सब से इन महिलाओं को 4 करोड़ 61 लाख रुपए की आमदनी हुई है। 4 करोड़ 61 लाख रुपए इन्होंने कमाए हैं, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड कमाई है। इन 200 गांव में लगभग 3,500 महिलाएं जुड़ी हैं, जिनमें से 2,348 महिलाओं ने इस दौरान काम किया।
और कोरोना काल की दोनों लहरों में अपने हुनर से 2348 महिलाएं लखपति बन गईं। आजीविका मिशन के तहत जो हमारे 3100 समूह हैं उसके अंतर्गत 35,000 महिलाएं काम करती हैं और समूह में अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। अभी कोरोना काल में कोरोना को देखते हुए इन्होंने अपना ट्रेंड चेंज किया काम करने का। बहुत लोगों ने मास्क बनाए, पीपी किट बनाए और जो हमारे स्कूल ड्रेस थे जिसका काम माननीय सीएम साहब ने हमारे समूह को दिया था, तो उसके तहत इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। तो आपदा को अवसर में ऐसे बदला गया। कोरोना काल में लखपति बनी ये महिलाएं समाज के लिए भी एक मिसाल पेश कर रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट। हम आपको एक ऐसे इलाके में अब लिए चलते हैं जहां की रवायत और रिवायत दोनों अलग हैं। दवाई दवाखाना इनसे परहेज रखते हैं वो, और टीके के नाम पर उन्हें राजी करना, सोचिए जरा कितना मुश्किल भरा काम होगा। लेकिन यही आदिवासी इलाका मिसाल पेश कर रहा है जहां कोरोना का आना मना है। टीकों को लेकर ये आदिवासी दे रहे हैं सुरक्षा का संदेश। आखिर कैसे हुआ चमत्कार? तो ये चमत्कार नहीं बल्कि नर्स दीदी के नुस्खे का है कमाल। फर्ज के लिए जज्बा देख आप भी कहेंगे डिंडौरी के जल्दा बौना गांव की सिस्टर दीदी को सलाम। फर्ज की राह पर ये कदम कभी लड़खड़ाए नहीं। पिछले 7 साल से सेवा का संकल्प ऐसा कि कभी कदम पीछे हटे नहीं। हालात का ना कभी रोना रोया, ना मुश्किलों के सामने घुटने टेके। दिव्यांग हैं लेकिन फर्ज की राह में शारीरिक कमजोरी कभी आड़े नहीं आई। ऐसे ही हर बार मोर्चे पर डटी रही सिस्टर दीदी उषा प्रजापति। तो देखिए जरा आज इन गांव वालों को सिस्टर दीदी कौन सा सेहत का मंत्र दे रही हैं, सुनिए। तो टीका लगवा लेंगे कल? हाँ लगवा लेंगे। ठीक है, तो लगवाना है, जरूरी है। वही टीका से ही तो तुम लोग की सुरक्षा है, ठीक है ना? और मुंह बांध के रखना है जैसे बाहर जाते हैं। बात पते की है, वैक्सीनेशन का मंत्र ही तो है सुरक्षा का मंत्र। लेकिन गांव वालों को टीका लगाने के लिए राजी करना किसी चुनौती से कम नहीं। ये डिंडौरी का जल्दा बौना गांव है, बैगा आदिवासी इलाका। कहा जाता है कि बैगा खुद ही अपने वैद्य होते हैं, यानी जड़ी बूटी पर पूरा यकीन होता है। दवाखाने और एलोपैथी से इन्हें परहेज है। तो जब दिमाग में ये बातें सदियों से बैठी हों, उसमें वैक्सीनेशन की राह कितनी चुनौती भरी होगी, सोचिए जरा। लेकिन नर्स दीदी ने 7 साल से इन गांव वालों से अपनेपन का रिश्ता जो बना लिया है, तो ये अपनेपन की संजीवनी का असर है कि बैगा आदिवासी टीका लगवा रहे हैं। कोरोना के एक से हम लगवाते हैं टीका तो सही रहते हैं कोरोना की वजह से। अरे अपने गांव में जल्दा में न बौना, हमारे पंचायत में कोई नहीं है कोरोना वाला। अब देखिए कितना मुश्किल भरी डगर पर अपने फर्ज को शिद्दत से निभा रही हैं ये नर्स दीदी। डिंडौरी के जल्दा बौना स्वास्थ्य केंद्र में 4 गांव लगते हैं, जहां पहुंचने का रास्ता आसान नहीं। उबड़ खाबड़ रास्ते को पार करके गांव-गांव पैदल घूमकर ऐसे ही कोरोना काल में टीम के साथ डोर टू डोर समझाइश देना, जिसका असर सुनेंगे। यहाँ कोरोना की नो एंट्री है, यानी कोरोना मुक्त है ये पूरा इलाका। कोरोना की स्थिति यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे एक भी पेशेंट नहीं है कोरोना का। अभी तक एक भी पेशेंट नहीं है यहाँ पर। टेस्टिंग वगैरह हुई? हाँ, टेस्टिंग भी हो चुकी है यहाँ पे। इस मुहिम में गांव वालों का साथ भी कुछ कम नहीं। नर्स दीदी और गांव वालों के जज्बे को अधिकारी भी सलाम कर रहे हैं, जिसने इस जंग में गांव में कोरोना को आने नहीं दिया। जल्दा बौना उप स्वास्थ्य केंद्र में हमारी जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है श्रीमती उषा प्रजापति, दिव्यांग होने के साथ साथ बहुत कर्तव्यनिष्ठ भी है। लोगों पे अच्छी पकड़ भी बना करके रखी है। सेवाओं में कहीं वो नहीं है, उसकी कमी नहीं रहती है। नर्स उषा प्रजापति की वैक्सीनेशन की मुहिम और समझाइश का असर हो रहा है, लेकिन अभी अफवाह के भंवर में लोग घिरे हुए हैं। इस अफवाह के जाल से बाहर निकालने के लिए पूरी टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कोशिशें ऐसे ही जारी हैं। गांव वालों का सहयोग मिल रहा है, इसी कारण से हम लोग कोरोना से जीत पा रहे हैं। वैक्सीन भी लगवा रहे हैं। यहाँ के काफी लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं फर्स्ट डोज, अब सेकेंड डोज लगने की बारी है।
ऐसे ही मिलकर जीतेंगे जंग। जब ऐसे बेमिसाल कोरोना वॉरियर हैं, तो मुश्किल कुछ भी नहीं। डिंडौरी से विजय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उम्र महज 15 साल, लेकिन इस छोटी सी उम्र में देश ही नहीं दुनिया में अपने दिमाग का लोहा मनवा लिया है। ग्वालियर के ओजस्वी सिंह ने ओजस्वी शतरंज के खेल का वो जादूगर हैं जो महज 15 साल की उम्र में शतरंज के मास्टर बन चुके हैं। विश्व शतरंज महासंघ ने वर्ल्ड रैंकिंग के आधार पर ओजस्वी को कैंडिडेट मास्टर की उपाधि से नवाजा है। दुनिया के चौथे नंबर की उपाधि को हासिल करने वाले ओजस्वी सिंह प्रदेश के पहले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। आप भी मिलिए शतरंज के इस सिकंदर से। बिसात का बाजीगर 15 साल की उम्र में किया कमाल। माइंड गेम का उस्ताद, शतरंज का मास्टर खिलाड़ी, शहमात की चाल, 64 खाने से उसे प्यार, शतरंज का बादशाह बनने का ख्वाब, शतरंज का सिकंदर। इन 64 खानों में वो अपने ख्वाब बुनता है। ये 64 खाने उसकी जुनून की कहानी बताते हैं। बिसात का वो बाजीगर जो इन मोहरों से कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है, अपनी मेहनत से जीत पर मुहर लगा रहा है। ग्वालियर के 15 साल के ओजस्वी सिंह ने इतनी छोटी उम्र में शतरंज की दुनिया में वो कमाल कर दिखाया है कि देश ही नहीं दुनिया इस बिसात के बाजीगर का लोहा मान रही है। 15 साल की उम्र में शतरंज के मास्टर बन चुके हैं। वर्ल्ड रैंकिंग के आधार पर दुनिया के चौथे नंबर की उपाधि, कैंडिडेट मास्टर उपाधि से विश्व शतरंज महासंघ ने नवाजा है। मैंने 10 साल की उम्र से खेलना शुरू किया था और अभी तक शुरुआत तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से करी थी, फिर स्टेट में 1-2 बार गोल्ड मेडल जीता मैंने, फिर स्टेट को रिप्रेजेंट करा नेशनल्स में। तो अभी नेशनल्स में मेरे पास सीबीएसई नेशनल्स में गोल्ड है, इंडिविजुअल्स में सीबीएसई वेस्ट जोन में हमारे पास गोल्ड भी है, एक बार सिल्वर भी लगा है टीम चैंपियनशिप में, इंडिविजुअल्स भी गोल्ड। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं बचपन से ही। ये बिसात का खेल ओजस्वी को अपनी ओर खींचता था। कम उम्र में ही इस खेल की बारीकियां समझने लगा था ओजस्वी, और महज 10 साल की उम्र में ओजस्वी ने शतरंज खेलना शुरू कर दिया था। जूनियर कैटेगरी में जिला, संभाग और राज्य स्तर पर कमाल कर दिखाया। ये जीत ये बता रही थी अभी तो उड़ान बाकी है। इसके बाद नेशनल शतरंज चैंपियनशिप में अकेले के दम पर गोल्ड जीता। इतनी छोटी उम्र में ओजस्वी 2 बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग ले चुका है। विनिंग्स होने लग गई मेरी, उसके बाद मैंने 2 बार इंडिया को कॉमनवेल्थ में भी रिप्रेजेंट करा है। और कॉमनवेल्थ के बाद जब मेरे कई सारे बड़े टूर्नामेंट्स होने लग गए, तो इंडिया में ही जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते थे उनको मैंने खेलना शुरू करा। मैं दिल्ली इंटरनेशनल्स खेला, मुंबई मेयर्स कप एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है, उसमें पार्टिसिपेट करा। सर्बिया में खेली गई यूरोपीय शतरंज चैंपियनशिप में हॉलैंड के साथ संयुक्त विजेता बनने की कामयाबी हासिल की है। इस कामयाबी के बाद ही वर्ल्ड रैंकिंग पर विश्व शतरंज महासंघ ने कैंडिडेट मास्टर उपाधि से ओजस्वी को नवाजा। दुनिया के चौथे नंबर की उपाधि पाने वाला ओजस्वी मध्य प्रदेश का पहला शतरंज बाज बना है। इस उपाधि के मिलने के बाद ओजस्वी को इंटरनेशनल टूर्नामेंट में आर्थिक परेशानियां नहीं होंगी। इससे ग्रैंड मास्टर बनने की राह भी आसान हो जाएगी। सर्बिया उधर हम गए, मेरे फाइनल टूर्नामेंट में मैं 2nd पोजीशन पर रहा, तो उसके बाद मुझे अभी एक कैंडिडेट मास्टर का टाइटल मिला है। कहते हैं ना, परिवार का सपोर्ट मिले तो मंजिल आसान हो जाती है। तो हर चुनौतियों को पार करने में ओजस्वी के पिता राजेश सिंह का अहम रोल रहा, जिन्होंने अपने बेटे के जुनून को समझा और बेटे की खातिर 3 साल पहले मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़कर घर आ गए। बेटे की प्रतिभा निखारने में पूरे जी जान से लगे हुए हैं। चेस का कैरियर अगर किसी एक को चूज करना मुझे पड़ रहा है अभी, तो अपना जॉब अभी छोड़ देते हैं, बेटे के कैरियर की तरफ ध्यान देते हैं। और ये जब मुझे इसका फैसला लेना पड़ा, तो इसमें ऐसा नहीं कि अचानक से मैंने ले लिया या सडनली कि हाँ भाई जॉब छोड़ देते हैं और बेटे की तरफ झुकते हैं, क्योंकि ये फैसला कोई आसान फैसला नहीं था। लेकिन बेटे की लगन और इसकी जो रुचि है और मेहनत देखकर
फिर हमने फाइनली सोचा कि अब बहुत सोच विचार करके कि अपना जॉब क्विट करते हैं और बेटे की तरफ पूरा ध्यान देते हैं। लेकिन मां की राय थोड़ी अलग थी। जिनका सपना था बेटा बड़ा अधिकारी बने, IAS बने, खेल में क्या रखा है, लेकिन बेटे के जुनून और कामयाबी ने उनकी राय को बदल दिया। अब कहते नहीं थकती, शतरंज का जादूगर है उनका लाडला। पढ़ाई में भी इंटेलिजेंट था, तो मुझे लगता था खेल के चक्कर में ऐसा ना पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाए इसकी। तो हर माँ की यही इच्छा होती है कहीं ना कहीं अच्छा हो, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अब कैसा लगता है आपको? अभी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी मेहनत, उसने जो मेहनत की है उसको उसने पा लिया है। मेहनत का फल उसके सामने आता जा रहा है। आगे भी मुझे लग रहा है कि वो अपना अच्छे से कैरियर बनाएगा और GM भी बनेगा एक दिन। ओजस्वी का सपना है कि वो वर्ल्ड कप में भारत का नाम रोशन करे, भारत को मेडल दिलाए। मेरा अभी मेन लक्ष्य है ग्रैंड मास्टर बनने के बाद इंडिया टीम में सिलेक्ट होना, और उसके बाद मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट वर्ल्ड कप में करना है। अभी तो मुट्ठी भर जमीन नापी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। बिसात के बाजीगर का दुनिया पर यूं ही जादू चलता रहेगा। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस खास प्रस्तुति में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।